नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। क्या सचिन होने वाले हैं राजस्थान के पायलट? जी हां, सवाल कुछ ऐसा ही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच वह जैसलमेर के श्री तनोट माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर तनोट माता में खुशहाली की प्रार्थना की। वहीं मंदिर में दर्शन के बाद गहलोत ने मीडिया से बात की। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के सवाल पर गहलोत ने कहा कि सीएम के चयन के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस में इस तरह के फैसले आलाकमान पर छोड़ने की परंपरा रही है। यह कांग्रेस की ताकत भी है। विधायक दल की बैठक में सीएम उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी, उसके बाद फैसला आलाकमान करेगा। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट सीएम पद का ख्वाब देख आलाकमान के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं गहलोत ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो भी अगला सीएम बने वह युवाओं पर ध्यान दे, युवा अच्छे संस्कार ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि मैंने अगस्त में ही आलाकमान से कह दिया था कि अगला मुख्यमंत्री उसे बनाइए जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवा सके। तो ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं। सोनिया जी ने कहा है हम लोग न्यूट्रल हैं, जिसको खड़ा होना हो रियासी अध्यक्ष पद के लिए वो खड़ा हो। तो नेतृत्व के लिहाज से सब कांग्रेस बराबर है, और कोई अध्यक्ष बनता है या बना हुआ है, पहली ड्यूटी उसकी होती है सबको साथ लेके चले, जब जाके कांग्रेस मजबूत होती है। अध्यक्ष के लिए लाइकिंग डिसलाइकिंग बिल्कुल नहीं होती है, ना होनी चाहिए। विधायक दल आगे वाले कोई करे अध्यक्ष के साथ तो उसकी मर्जी है, वो तो कर सकते हैं, पर कम से कम अध्यक्ष खुद नहीं करे, आगे वाला उसके साथ कोई करता तो वो क्या कर सकता है, अलग बात। विधायक दल की बैठक है, आज विधायक दल की, तो उसमें आज क्या निर्णय हो सकता है? क्या हमारी परंपरा रही है शुरू से ही कि हमेशा हम लोग जब कभी विधायक बैठक होती है दल की चुनाव के वक्त में या मुख्यमंत्री के चयन के लिए, तो एक लाइन में प्रस्ताव जरूर पास होता है कि भाई हम अधिकार देते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को। ये हमारी परंपरा रही है, और आज भी मैं समझता हूँ यही होगा कि सब मिलकर एकजुट होकर बात करेंगे। यही हमारी ताकत भी है कांग्रेस की। कांग्रेस जन हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट में सब एक स्वर में विश्वास करते हैं। आज भी आपको विश्वास की झलक ही मिलेगी, ज़्यादा आपको किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग भी आए दिल्ली पर आपके साथ, वो तो समय बताएगा कि मैं किस पद पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, कहाँ रहूँ या राजस्थान में काम करूँ। मैंने कहा आपको युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, और जो देश के हालात हैं उनको बताने के लिए राजस्थान वासियों को, जिससे कि राजस्थान का तो कम से कम माहौल अच्छा बना रहे। तो मैं चाहूँगा, मैं राजस्थान के भी अंदर मैंने जिंदगी बिताई है, राजस्थान के लोगों ने मुझे सब कुछ सम्मान दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, विश्वास किया, स्नेह दिया राजस्थान वासियों ने। ऐसे सब मिलने आए हैं, कोई ऐसी खास कोई अलग से कोई चर्चा? आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि 102 विधायक जो थे उन्होंने सरकार बचाई, उनको उनकी राय काफी महत्वपूर्ण है, ये राय ली जानी चाहिए। देखो वो तो सबको पता है, 102 ने विधायक ने बताया था सबने। राय सुधारी के लिए ही ऑब्जर्वर बनकर आए, लेकिन अलग से बैठक का क्या उचित? नहीं, बैठक तो उनकी शाम को है, अलग से बैठक कहाँ है? तो सब चर्चा हो रही है। खास संयम लोढ़ा ने कहा है कि अगर विधायकों के अनुरूप सरकार गिर सकती है। देखो गिरने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आज देखो आलाकमान से वहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर आए तो अलग मीटिंग करेंगे। यहाँ धारीवाल जी हमारे सीनियर व्यक्ति हैं, तो उनके साथ हम लोग सब बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि मीटिंग के अंदर जो चीज़ें हालात सबको पता है, इसलिए अभी कुछ कहना। कैसे हालात हैं आप सब जानते हो, आप मुझे कहने कहाँ जरूरत? मौसम जो है, मौसम सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और सबको पता है। मुख्यमंत्री अभी है, होना क्या चाहिए? कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव तो पूरा राजस्थान चाह रहा है कि नहीं होना चाहिए, सबको पता है। आपको अगर बदलाव कहाँ जरूरत है? अगर बदलाव हाईकमान पे हो, चुनाव में दिक्कत होता है, बदलाव होता है तो देखो विधानसभा में विधायक जो है सबसे बड़ी चीज होती है, तो विधायक जो चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है। तो इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो सब डिस्कस करेंगे, उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा एक पद एक आदमी एक पद। देखो एक पद सब कांग्रेस में सब लोगों को पता है, पर अभी तक तो कोई ऐसी पद की बात नहीं आई। अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, कौन अध्यक्ष बनता है कौन नहीं बनता है, उसके बाद की बात है ना। तो अभी पायलट को लेकर के अचानक से इस तरीके की चीजें संयम लोढ़ा जी कह रहे हैं कि हमारा समर्थन गहलोत को है, वरना सरकार खतरे में। देखो सरकार खतरे में आज से 1 साल पहले भी हालात थे, वो सबको पता है।
होटलों में रहना पड़ा था, इधर देखिए, उससे किसी को पता नहीं है क्या? तो सरकार तो उस समय बचा ली थी, उस समय भी सरकार बचा ली, तो सरकार करने की कोई बात नहीं है। पर विधायकों की राय सबसे मस्ट होती है, तो विधायक साथ बैठ के अपनी राय देंगे कि क्या राजस्थान के अंदर होना को लेकर के विधायकों का क्या ख्याल है? देखो सचिन के, मैं ये नहीं कर रहा, देखो विधायक किसके लिए क्या बात करते हैं वो जब मीटिंग शाम को होगी उसके बाद बात, पर अभी तक तो कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है, विधायकों को पता भी नहीं है किस मीटिंग। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है सर। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आप ही से सवाल रहेगा, कभी अध्यक्ष पद के लिए तो कभी सीएम पद के लिए, कहीं ना कहीं उलझनों में रहती है कांग्रेस, कैसे देखते हैं इसको आप? पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कोई भी चुनाव होता है यहाँ पे, चाहे वो अध्यक्ष पद का चुनाव हो चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, तो एक लोकतांत्रिक पद्धति से होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उसका चुनाव होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि 4 लोग कमरे में बैठे और डिसाइड कर दिए कि कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया है उसमें भी देखा आपने कि किस तरह से जो है कई लोगों ने नामांकन भरने के लिए फॉर्म भी ले लिया है और नामांकन भी भर देंगे अभी कुछ दिन में, और चुनाव भी होगा। और चुनाव भी होगा तो उसमें सर्वसम्मति से जो जीतेगा वो हमारा अध्यक्ष बनेगा। उसी प्रकार जो है आप देखिएगा राजस्थान में भी वही प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। विधायक दल जो है की मीटिंग अभी चालू होगी और उसमें जो है विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा उसको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं और उसी के तहत काम करते हैं। अब उसमें विधायक दल किसको नेता चुनता है ये देखने वाली बात है, तो उसको मुख्यमंत्री पद जो है दिया जाएगा और हमारे आला कमान जो है वो निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। रही बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो कराने की, तो वहां पे हमारे ऑब्जर्वर भी है, हमारे प्रदेश के प्रभारी भी है, वो सारे लोग लगे हुए हैं उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में। आने वाले चंद दिनों में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रदीप जी, अभी रत्नाकर जी ने कहा कि हमारी पार्टी जो है तो उसमें सब लोग बैठ के बात करते हैं, बीजेपी की तरह नहीं कि 4 लोग कमरे में बैठे तय हो गया कौन क्या करेगा। तो क्या आपकी पार्टी में 4 लोग सिर्फ बैठ के तय करते हैं? जी मैं बता दूं, रत्नाकर जी से मुझे उम्मीद नहीं थी। शायद ये अपनी पार्टी के विषय में विस्तार से रखेंगे और भाजपा को बीच में नहीं लाएंगे और ना बोलेंगे जी। और मगर इन्होंने वही काम किया और मुझे उम्मीद था कि अपनी पार्टी के बारे में विस्तार से रखते हैं जी। और अगर चीजें छेड़ी तो मैं बता देता हूँ, देखिए ऐसा है, सब अकबर रोड से चलना है और कैसे नहीं चलना है सबको पता है। चाबी सबकी वही है, जो वहां से सेल्फ लगेगा गाड़ी में वही चलेगी। ये तो कहना दिखाने वाली बात है। आपने देखा ना 18-20 साल तक पहले मैं अध्यक्ष फिर तुम अध्यक्ष फिर तुम अध्यक्ष फिर मैं अध्यक्ष फिर तुम अध्यक्ष, तो पारिवारिक जो चल रहा था वो चीज देखा। ये अभी भी जो चल रहा है ड्रामा छलावा चल रहा है सिर्फ गांधी परिवार को खुश करने के लिए, और गांधी परिवार ही मुखिया बनेगा और वो किसी अपने कठपुतली को अध्यक्ष बनाएंगे जी। तो सबको पता है, क्योंकि हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी कि चाबी कहां थी और प्रधानमंत्री कौन था। तो रत्नाकर जी को शायद अपने संगठन के विषय में रखना चाहिए था, भाजपा का नाम नहीं लेना चाहिए था, और मुझे उम्मीद भी थी। अब इन्होंने हमें छेड़ दिया तो फिर तो हम बोलेंगे। तो ये जो ड्रामेबाजी करके चुनाव की दिखा रहे हैं अशोक गहलोत वाली, ये युवा है, युवा सोच की बात करते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, पार्टी जोड़ी नहीं जा रही इनसे। तो युवा सोच को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते भाई? युवा सोच रहा था बेटी हूं और बेटी बन सकती है और दुनिया भर की चलाते हैं, मगर बेटियों के जब उनका अत्याचार होता है, जब दुराचार होता है तो उसके लिए चुप हो जाते हैं। ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो शर्म नहीं आती? भारत तोड़ने वाले लोग, मैंने कांग्रेस जलालत भरे लोग नहीं देखे, सामने कुछ और पीछे कुछ। बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे, ये कांग्रेस ने कैसे देश को आजाद कराया होगा। और ये हमें तो लालचन लगाते हैं, हमने दलाली करी और फलाने ढुमकाने, अबे सबसे दलाली तुम लोगों ने करी। प्रदीप जी वापस आएंगे, सर्वेश्वर पाठक से एक कमेंट ले लेते हैं। पाठक जी, जो ये घटनाक्रम चल रहा है पूरा राजस्थान में अशोक गहलोत को लेकर, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, तो ये भी माना जाए कि जब G23 के जो नेता थे नाराज थे उस टाइम, तब अशोक गहलोत खुलकर सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं और मोदी को भी टक्कर दे सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी में जो क्राइसिस है जी, वो बहुत बड़ी क्राइसिस है। कोई नेता प्रवक्ता माने या ना माने जी, क्योंकि देखिए जो
कांग्रेस पार्टी ग्रांड ओल्ड पार्टी है। बीजेपी आज 10-15 साल 20 साल रख लीजिए, जी जी, पहले भारत की पार्टी और चारों तरफ शासन करना भारत में शुरू की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से थी। इनकी पहुंच, इसकी रिचनेस ब्लॉक लेवल, गांव गांव हर जगह था जी। लेकिन जो परिवार की पार्टी बनके रह गई, आप देखिए माननीय सोनिया गांधी जी 1998 में अध्यक्ष पद पे आसीन हुई जी, और आज हम 2022 में बैठे हुए हैं जी। तब से जो भी इनका कहना है कि इंटरनल प्रक्रिया हुई, चुनाव हुआ, माननीय सोनिया जी को ही बारंबार बनाया गया, फिर राहुल जी आए कुछ समय के लिए, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर माननीय सोनिया जी आ गई। तो ये जो G23 का जो ये आया, इसमें कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे जी। कांग्रेस पार्टी के साथ 40-40, 45-45 साल के साथ काम किए हुए वाले नेता थे। भले अब उस पर आरोप लगाया जाए कि जो छोड़ के जा रहे हैं वो पर्सनल महत्वाकांक्षा के लिए जा रहे हैं, जब उनको पार्टी ने पोस्ट दिया था, पदवी दिया था, सत्ता दिया था, तब तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जैसे ही सत्ता से दूर हुई तो वो चले गए। तो आज कांग्रेस की जो हालत है उसके लिए केवल पार्टी के परिवार ही जिम्मेदार नहीं है, बाकी के नेता भी उसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन जो G23 का गठन हुआ इसीलिए हुआ कि परिवार बाकी के लोगों की बातें सुने जी। अब देखिए पंजाब में क्या हुआ, कांग्रेस बड़े मजबूत स्थिति में थी, अकाली बीजेपी वहां पे चुनाव होता भी तो नहीं आती, या ना ही आम आदमी पार्टी जी। लेकिन पर्सनल वो ग्रुज निकालने के लिए राहुल जी ने अमरिंदर सिंह को हटाया, सिद्धू को बिठाया। अंतोगत्वा क्या हुआ पार्टी का हाल हम आप सभी जानते हैं, एक तीसरी पार्टी वहां पे आके सरकार बना गई जी। अब इनके पास 2 राज्य बचे पड़े हैं, दोनों राज्यों में भी समावेश वही है, कमोवेश वही है। छत्तीसगढ़ में बघेल जी के साथ TS देव सिंह जी का वो जो ये है अनबन जो है वो सब पूरे देश के लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के परिवार, जो माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के करीबी रहेगा, वो पार्टी उसी को तवज्जो देती है। अब देखिए 2 युवा नेता हुए थे और अपने दमखम पे उस प्रदेश में सरकार बनवाए थे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आज बीजेपी में है और एक सचिन पायलट जी। अशोक गहलोत जी के भी हाथ था, लेकिन सचिन पायलट जी का जो कंट्रीब्यूशन था राजस्थान में उसको नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन पार्टी ने फिर वो पुराने ही घोड़े पे दांव लगाया और अशोक गहलोत जी को बनाया। अब अशोक गहलोत जी चाह रहे हैं कि पार्टी का अध्यक्ष भी बन जाए और CM भी रहे उनके हाथ में तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ये चाहेगी, क्योंकि वहां भी है 1 व्यक्ति 1 पोस्ट जी। तो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कला को जब तक ठीक नहीं किया जा सकता जी, और और रत्नाकर जी भी ये मानते होंगे कि अंदरूनी कला जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए G23 में से कुछ नेता चले गए जिसमें गुलाम नबी आजाद जी थे और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन बहुत सारे नेता बने पड़े भी हैं अभी। सर्वेश्वर जी वापस आएंगे आपसे, रत्नाकर सिंह जी जवाब लेंगे आपसे, जवाब दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा जी। प्रदीप जी आरोप लगा रहे थे हमारी पार्टी पे और कह रहे थे कि युवाओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये पहले कहते थे कि आप अध्यक्ष क्यों नहीं गांधी परिवार के बाहर चुनते हैं, क्यों नहीं किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो ग्राउंड लेवल से आया हो, उसको क्यों नहीं आप चुनते हैं, तो आपने देखा कि हमने चुनावी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी जी ने खुद इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से, और चुनावी प्रक्रिया के तहत एक गांधी परिवार से न होके एक ग्राउंड लेवल से जो है व्यक्ति अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में लगा हुआ। तो हम जब उनको एक अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं तो ये फिर आ रहे हैं कि अरे भाई आप तो एक बुजुर्ग को अध्यक्ष बना रहे हैं, युवा को क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इनके प्रश्न जो है हमेशा आते रहेंगे। कल को हम बुजुर्ग को बना देते हैं अगर अध्यक्ष, तो ये कल को ये बोलेंगे कि आपने दलित को क्यों नहीं बनाया, आपने पिछड़े वर्ग से क्यों लिया, आपने सवर्ण को छोड़ दिया। तो ये सब ये इनके प्रश्न आते रहेंगे, उससे हमसे कुछ बहुत ज्यादा इनकी
ये अपने सलाह देते रहेंगे। ये खुद की अपनी पार्टी में देखना पहले इनको चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि युवा वर्ग की कवायद कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अपने संसदीय बोर्ड में 77 साल के एक व्यक्ति को संसदीय बोर्ड में रखा है और नितिन गडकरी जैसे लोगों को आपने संसदीय बोर्ड से निकाल दिया। आप उस व्यक्ति को जो 80 साल की उम्र में आप कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को अपने पार्टी में विलय करते हैं और आप आने वाले दिनों में उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ जिम्मेदारी देंगे, तो आप तो बुजुर्गों की तरफ आपकी धारा पे निकली है। हम तो अभी भी युवाओं की पार्टी है और युवा जो है आज देख लीजिए आज कितनी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ रहा है। लेकिन रत्नाकर सिंह जी इस बात से भी आप दूर नहीं रह सकते कि जो कैप्टन साहब की आप बात कर रहे हैं तो उन्हें पार्टी क्यों छोड़ी थी और नई पार्टी क्यों बनाई थी, बीजेपी में क्यों शामिल हुए, इससे आप दूर नहीं रह सकते। इस बात को क्यों नहीं आप कहते हैं? हमेशा हर बात के पीछे बीजेपी की गलती आप बता देते नहीं। कांग्रेस कोई भी बात होती है सारी बातें बीजेपी पर डाल देती है, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से जो भी गलती होती है इसको देखते क्यों नहीं है कि अगर चूक कहाँ हुई, कैप्टन साहब क्यों गए छोड़ के पार्टी? इतने वरिष्ठ नेता थे, सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के, उसके बावजूद ऐसा हुआ। देखिए संदीप जी, निश्चित रूप से मैं पहले से ये एक्सेप्ट करूंगा कहीं न कहीं पंजाब में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसका खामियाजा हमको भुगतने को मिला। लेकिन रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कैप्टन साहब को जब ये कहा गया कि भाई आप जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, अब किसी न किसी युवा को जो है कमान देने की बात कही जा रही थी, उसमें कैप्टन साहब की असहमति हो गई और वह जो है पार्टी छोड़ करके अलग पार्टी बनाया। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का इसमें पूरा सपोर्ट था। और देखिए इन्होंने अंततः तो वही किया जो जिसकी आशंका गलत जा रही थी कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया और अंततः ये भारतीय जनता पार्टी में विलय हो। जैसे अभी देखिए कश्मीर में भी आप देखेंगे कि वही हो जाएगा। अभी जो वहाँ पे चुनाव में नुकसान करने का काम किया जाएगा और बाद चलिए रत्नाकर सिंह जी, जो भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी पर उसका जवाब लेंगे, उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। प्रदीप जी, आपसे जवाब चाहेंगे। अभी रत्नाकर सिंह जी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि जो भी अभी कैप्टन साहब की बात हुई थी पंजाब को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दिक्कत होती है पार्टी में, कांग्रेस पार्टी को कोई भी दिक्कत होती है उसमें बीजेपी का हाथ होता है। हालांकि कांग्रेस अपना इतिहास क्यों भूल जाता है? कांग्रेस को इतिहास को याद रखना चाहिए कि गांधी नेहरू परिवार में जो चल करा, नहीं पता जनसंघ कैसे बनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कैसे बनी, तृणमूल कांग्रेस कैसे बनी, टीडीपी कैसे बनी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैसे पार्टी बनाई। आप लोगों, आपकी नीतियां कितनी खराब और गंदी थी, क्योंकि आपकी जो सोच गांधी परिवार की रही ना, उसने क्या दिया कि बहुत सारी पार्टी दी, वो महाराष्ट्र में हो या पश्चिम बंगाल में हो या साउथ भारत में हो, और अब आप पंजाब में भी देख रहे हैं। अगर गांधी परिवार की नीयत ठीक होती जी, और वो अपने वरिष्ठ नेताओं से अगर संपर्क में चल के अपनी तानाशाह ना चला के अगर राजनीति करते होते तो आज इतना दिन ना देखना पड़ता आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े राज्य पे अपना वर्चस्व रखा है और मुख्यमंत्री बनाए और आज भी है। आप जो बात कर रहे थे नितिन गडकरी जी की, तो बता देता हूँ। देखिए, नितिन गडकरी जी को संसदीय बोर्ड से हटाया तो नए चेहरे, युवा चेहरे आए भी हैं। आपको ये भी सीख लेनी चाहिए। गडकरी जी का जो दायित्व और जो औहदा है वो सदैव रहेगा, वो कम नहीं होने वाला। ये भाजपा है, इसे सीख लेनी चाहिए आप लोगों को। अभी आपने कही थी ना मुझसे पहले कि देखिए ये तो बंद कमरे में अध्यक्ष बना देते। नहीं साहब, ये तो संघ भाजपा अपना दायित्व किस तरह किसको देना चाहिए, बंदे हर वो आदमी अध्यक्ष बनता है जो एडी पे सबसे लास्ट में खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी खूबी है साहब, सीखिए। तभी तो कहते हैं परिवारवाद खा गया कांग्रेस को। वही परिवार टीएमसी खाता जा रहा है, वही परिवार समाजवादी पार्टी को खा गया, और वही परिवारवाद आज महाराष्ट्र में खा गया। मगर आपने सीख नहीं ली। आप नादान बन के कब तक करेंगे साहब? चलिए भटनागर जी, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ। जी जी जी, अभी बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की। जी, अरे राजा होके वो खुद सोनिया जी से मिलने हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है सोनिया जी की कि राजा खुद स्वयं मिलना है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजा अमरिंदर सिंह। उनकी तो हैसियत ही नहीं थी, और राजा स्वयं पंजाब के मिलने आए।
और आपने उन्हें हटाया, वो स्वयं हटे। सुनिए विलय की बात, राजा को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो आपने कभी दिया ही नहीं। और मैं तो अपनी पार्टी से कहूंगा कि राजा जी को अच्छे से अच्छा पद मिलना चाहिए, दायित्व मिलना चाहिए। बलिदानी लोग हैं, इन्होंने संघर्ष करा मुगलों से और अंग्रेजों से, तब देश आजाद हुआ है। और विदेश से आए हुए लोग उन पर तानाशाह की तरह उन पर राज कर रहे हैं और उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं। प्रदीप जी, रत्नाकर सिंह जी क्या सीखे हैं आपकी पार्टी से, क्या नहीं सीखे हैं, वो भी जानेंगे। उससे पहले जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सर्वेश्वर पाठक जुड़े हुए हैं। पाठक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे राजस्थान का मुद्दा हो या पंजाब का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन अभी जो हाल ही में पायलट को लेकर मुद्दा है, तो गहलोत ने भी बयान दिया है, उन्होंने बाइट सुनी थी उनकी, उसमें गहलोत ने कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा अगर युवाओं के लिए काम करेगा उसी को बनाया जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस को भी कितना संघर्ष करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा चेहरा उनको नहीं लगता कि वो गुण उनके सचिन पायलट के अंदर हैं, या आप इसको कैसे देखते हैं पूरी तरह से? देखिए, सचिन पायलट को तो पहले ही बनना चाहिए था जी, और गहलोत जी को आना चाहिए था संगठन में जी। अगर सच मायने में पार्टी को वो चाहते हैं और पार्टी को मजबूत करना था जी। लेकिन मैंने बोला ना कि जो गांधी परिवार के करीबी होंगे, जैसे कमलनाथ थे जी, उनको बना दिया गया मध्य प्रदेश का, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार करके उसी तरह यहाँ कर दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद इन युवाओं को आगे लेके आए थे। और 2009 में देखिए ये सब भी सेंटर में उनके साथ, और ये सब मंत्री थे। और सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत और मेहनत की थी कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने की। राजस्थान की तो परिपाटी है कि 5 साल कांग्रेस रहता है तो 5 साल बीजेपी रहता है जी, चाहे आप कितना भी काम कर ले। और जो ये गहलोत जी का कार्यकाल रहा है, आप देख लीजिए तो कैसा कार्यकाल रहा है। अपराध के मामले में एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, नंबर 1 है। रेप के मामले में उठा के देख लीजिए, नंबर 1 है। तो इन पे ना अपराध पे लगाम, और वही हाल तुष्टीकरण की राजनीति करना जी। तो कांग्रेस पार्टी उस चीज को जो उनकी परंपरा पुरानी वाली है उससे लीक से हटते ही नहीं है। रत्नाकर जी ने अभी कहा कि युवाओं को बढ़ावा मिलेगा युवाओं को, लेकिन देखिए गहलोत जी कभी भी सचिन पायलट को वहां नहीं बनना देना चाहेंगे। कोई ना कोई पेच फंसा के उनको सत्ता से दूर रखा जाएगा। और ये उनका पर्सनल जो कहते हैं ना, पर्सनल राइवलरी जो पॉलिटिक्स में होती है उसी का खामियाजा सचिन पायलट को भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि वो गांधी परिवार के इतने करीबी नहीं माने जाते हैं जितने गहलोत है। गहलोत हाँ में हाँ मिलाते हैं गांधी परिवार के, राहुल गांधी जी के। अब देखिए गहलोत जी आके रोड पे लेट गए थे जब ईडी ने बुलाया था राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए। 5,000 करोड़ की संपत्ति जो गबन हुई उसकी पूछताछ में एक प्रदेश का आप ये करते, प्रोटेस्ट करते, लेकिन रोड पे आप लेट जा रहे हो मुख्यमंत्री होके, वो भी ओल्ड इतने मुख्यमंत्री। वो बघेल साहब चारों तरफ से उठा के पकड़ के लेके जा रही है जी। और वो भी किस चीज के लिए? भैया ईडी पूछताछ कर रही है जी। आराम से पूछताछ होता, राहुल जी अपने घर जाते, सोनिया जी अपने घर जाते। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी के मतलब गांधी परिवार के जो ही करीबी होगा जी वही राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेगा। और इसमें अशोक गहलोत जी बहुत अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि वो सचिन पायलट को कभी नहीं बनने देंगे। जब राहुल गांधी जी या सोनिया जी खुद मन बनाएंगे कि हाँ सचिन पायलट युवा को देना चाहिए प्रदेश की बागडोर, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा मुझे दूर दूर तक इसकी कोई मतलब जो कहते हैं ना दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चलिए पाठक जी वापस आएंगे, भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं तो एक सलाह थी जी, अच्छे लगे तो रख लीजिएगा मेरे कांग्रेस के साथी के लिए कि राहुल जी को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए राजस्थान में, कुछ सीख लेंगे। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो उनके लिए, सोने की चम्मच से दूध पीने वाले को एक बार मुख्यमंत्री बनवा दीजिए छत्तीसगढ़ का, और पायलट जी को राजस्थान का बनवा दीजिए। देखिए दोनों शासन किस तरह करते हैं।
तो उन्हें कुछ सिखाइए। प्रधानमंत्री जिनके लिए सपना देख रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए कुछ दिन के लिए। ये तो यही सलाह है आपके लिए। रत्नाकर जी। संदीप भाई देखिए, मैं सोने की चम्मच पे पहले आता हूँ जो भाई साहब कह रहे थे सोने की चम्मच। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है। और संदीप जी मैं बोल रही हूँ आप भटनागर जी जवाब देंगे आपका। जी जी सोने की चम्मच की बात कर रहे थे। आज देखिए सबसे ज्यादा कोई अगर संघर्ष करता हुआ विपक्ष में अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो वह राहुल गांधी दिखते। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर 3570 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है और लगभग 300 किलोमीटर हमने ये यात्रा पूरी कर ली और ये यात्रा पैरों में छाले पड़ रहे हैं लोगों के और जमीन पे सोना पड़ रहा है। और आप बात कह रहे हैं कि सोने की चम्मच से ये पैदा हुआ है, उनको सीखना चाहिए। अरे वो जब 150 दिन पूरे हो जाएंगे ना, फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से एक पूरे देश में परिवर्तन की और एक लहर दौड़ पड़ेगी जिसमें आप जहाँ पे भी चुनाव होंगे वहाँ देखिएगा किस तरह से आप नेस्तनाबूद हो जाएंगे। राहुल गांधी जी वो आदि है कि जिन्होंने चलना शुरू कर दिया है और अभी चलना शुरू किया तो आपके आरएसएस के प्रमुख भागवत जी अभी भारत जोड़ो यात्रा नफरत तोड़ो में आप भागना शुरू कर दिए। आपको मस्जिद दौड़ने लगे। आज की परिस्थिति ये है। तो आप आने वाले, अभी तो ये शुरुआत है, 10-12 दिन का कमाल है। अभी तो 150 दिन से पूरे होंगे तो आप कहाँ भागेंगे आप जोड़ने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की आंधी जो है साउथ से उठ चली है। और साउथ से जो आंधी चली है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी और फिर चुपचाप बैठ जाती है। नहीं ये बता दो आंधी के बारे में। और ये कांग्रेस की आंधी वैसी है। भटनागर जी पूरा बोल दीजिए, जवाब लेते उसके बाद समझ दिया जाता है। अब अपनी बातों को रखिए, ठीक है, रखिए। इनके नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, जो इनके नेता बैठे हैं, बड़े बड़े नेता हैं संदीप जी, जब ये एक नगर निगम का चुनाव होता है हैदराबाद में तो ये सारे लोग प्रधानमंत्री से लगाई, गृह मंत्री से लगाई, सारे बड़े बड़े नेता वहाँ पे एक निकाय के चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 365 दिन और 24 आवर्स जो है ये चुनाव जीतने में लगे रहते हैं, देश का निर्माण करने में नहीं लगे रहते हैं। और ये आज दिखा रहे कौन सा नेता इनका पद यात्रा किया है, जरा ये बता दे। 3600 किलोमीटर की बात तो छोड़िए, 36 किलोमीटर की पदयात्रा करके जरा मोदी जी दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूं, राजनीति से त्याग पत्र दे दूं। मैं नहीं करेंगे ये जनता से नहीं जुड़ेंगे। आज हम जनता से जब जुड़ने की बात कर रहे हैं, जब जनता के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत देश में किस तरह से नफरत फैला दी है भारतीय जनता पार्टी ने और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाकर तुष्टीकरण की राजनीति करके और ये सत्ता काबिज करने का जो खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, उस खेल को हम जो है समाप्त करने के लिए एक लहर। रत्नाकर सिंह जी जवाब लेते हैं। भटनागर जी आपने जो इस्तीफा दे देंगे या बैठे बैठे अगर मैंने पदयात्रा के बारे में बताया भारतीय जनता पार्टी की तो डिबेट नहीं करता हूँ। रत्नाकर जी हाँ बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। बीच में बोलते रहते हैं। अब ये सुनने का भी शब्द रखिए सर, जरा हौसला रखिए सुनने का भी। रत्नाकर सिंह जी बात पूरी कर लीजिए अपनी। सही बात मैं आपने हाँ, तो ये सारी जो है देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी। और देखिएगा ये आने वाले जब 2024 का चुनाव होगा, इनके पास कुछ विकास का मॉडल तो है नहीं, विकास के सारे मुद्दों पे फेल है। फिर वही अजान, हिजाब, मीट बैन इस तरह के मुद्दों को लेकर आएंगे और लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार देश की जनता समझ चुकी है ये 2019 का चुनाव नहीं रहेगा, ये 2024 का चुनाव रहेगा। और याद रखिए बड़े घटक दल भी आपसे टूट गए, आपके विपक्ष का काम करें, विपक्ष की तरह खड़े हैं, जिसमें जेडीयू भी है, शिवसेना भी है और अकाली दल भी है। और बड़े बड़े जो घटक दल आपसे टूटे हैं 2019 के बाद, वो आपको चुनौती देंगे 2024 में, तो ये भूलिएगा मत। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, सर्वेश्वर जी कह रहे थे जो कि लोग हमारे मुख्यमंत्री जो है जमीन पर लौट जा रहे थे। मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई ऐसा एसओपी नहीं बनाया जाता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि एक मुख्यमंत्री है तो वो विरोध करने के लिए लौटेगा नहीं या अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेगा या बैनर लेके खड़ा नहीं होगा या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगा। अच्छा रत्नाकर सिंह जी एक सवाल आ गया, एक मिनट रत्नाकर सिंह जी जी 10 सेकंड और दूंगा। ये लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए आदमी स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, जो अशोक गहलोत ने किया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये कह रहे थे कि घोटाले में जो है इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अरे भाई सर्वेश्वर जी, आप जरा एक आंकड़ा उठाकर पीछे भी जरा नजर मार लीजिए। 2016 में ही ईडी ने क्लीन चिट दे दिया था हेराल्ड नेशनल हेराल्ड के, और फिर क्वेश्चन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि नहीं, जाके ट्रायल फेस करिए। सोनिया जी, राहुल जी दोनों के दोनों बेल पे हैं, समझ गए। और जब मोतीलाल जी कांग्रेस पार्टी के भी ट्रेजरर। चलिए पाठक जी वापस आएंगे, जवाब लेंगे आपसे। रत्नाकर सिंह जी आपसे भी जवाब लेंगे। भी भटनागर जी, अभी रत्नाकर सिंह जी ने कहा है कि जो आप देश में नफरत की राजनीति करते हो, क्या आप नफरत की राजनीति अगर करते हो, अगर कांग्रेस में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसका दोषी कांग्रेस नहीं होता सिर्फ, ऐसा रत्नाकर सिंह जी का कहना है। अभी आपने पंजाब की बात कही थी, उससे पहले भी रत्नाकर जी ने सफाई दी थी कि पंजाब में कुछ गलती हुई है। अगर कांग्रेस से या पार्टी से कोई गलती होती है तो सिर्फ उसको आप हाईलाइट करते हैं, लेकिन रत्नाकर सिंह जी का मानना है जो आपकी तरफ से कोई भी गलती होती है उसको आप नहीं मानते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? के बारे में तो ये बोल ही नहीं पाएंगे, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बोल पाएंगे। अभी बहुत अच्छा, अभी सर्वेश जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि G20 में बहुत बहुत वरिष्ठ हैं, पुराने नेता हैं जी, जिनकी चलने ना तो देते ना चलती है। कपिल सिब्बल जैसे, पी चिदम्बरम जैसे इनके नेता बदनाम है कि राम मंदिर के विरोध में लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, 370 के केस में, धारा 370 के मैटर पे लड़ते हैं, क्या सोनिया जी के कहने पे, और वो देश में इतने बदनाम की चीज हो गए। आज क्यों छोड़ के चले गए जी? इन पे जवाब है? जवाब नहीं देंगे ये लोग। ये पदयात्रा बताइए ना, कांग्रेस पे पूरे गांधी परिवार ने कौन सी पदयात्रा करी भारत में आज तक, जब से देश आजाद हुआ है? एक जगह बता दीजिए किसने करा हो तो। अडवाणी जी ने जब भी यात्रा निकाली ना देश के अंदर, कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक, कांग्रेस की जड़ें हिल गई। और आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों लगाई थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इतिहास कहता है बहुत कुछ, पढ़ लीजिए साहब, पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा आपको। भाई आप इस्तीफा दे देंगे वैसे ही, आप, मैं जाना नहीं चाह रहा। अरे मोदी जी की बात कर रहे हैं ना आप, ये वही राजस्थान में जिसमें बहुत लंबे टाइम तक आपने शासन किया, और क्या दिया आपने। और आपने जो आप गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में देख लीजिए ना आपने क्या किया और हमने क्या किया। उदाहरण तो बहुत सारे, आपने पंजाब में उदाहरण दिखाए थे ना, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटा के चिन्नी जी को जो बनाया था आपने एडवांस में, क्या रहा। आज भी NIA के उसमें चल रही है ना, इंक्वायरी चल रही है ना, क्यों चल रही है जी? वो रेत माफिया में आगिनती क्यों हुई? आपने तो बहुत स्वच्छ और एक दलित नेता बना के आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, क्या हुआ आपका? मैं तो अभी आप बोला था कि राहुल जी को राजनीति सिखाने के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए। उत्तराखंड की बेटी के लिए तो बोलेंगे, राजस्थान में तो बेटी है ही नहीं। ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। ये राजस्थान की जहाँ सरकार है इनकी, वो बेटी इनकी नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, मगर राजस्थान की बेटी इनकी थोड़ी ना है, छत्तीसगढ़ की बेटी थोड़ी ना है इनकी, महाराष्ट्र में सरकार चल की बेटी थोड़ी ना है, वहां क्यों देंगे उनको? वो बेटियां थोड़े, वो तो दुश्मन है जी। आज देश में नंबर 1 राजस्थान जा रहा है बलात्कार में, क्यों नहीं बोलते राहुल जी? क्यों नहीं इस्तीफा लेते गहलोत जी का? ये थोड़ी राजनीति और करने वाले हैं, दोहरा चरित्र इन लोगों का। इसलिए ही देश की जनता ने इन्हें नेगलेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। आज चुनाव करा दीजिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो बात रही हो जनता ही करेगी। इतनी त्रास है राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की। ये तो बैग की राजनीति करते हैं कि कितना बड़ा बैग कौन दिल्ली पहुंचाएगा भर के, और ये जगह इनकी हो रही है, ये नहीं संभल रहे हैं। चलिए भटनागर जी वापस आएंगे, जवाब लेंगे। पाठक जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा, समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से कहीं ना कहीं राजनीति गर्माती जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते रहते हैं। लेकिन राजस्थान से जब सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा सीएम पद के लिए कि क्या सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इसको लेकर अशोक गहलोत को दिक्कत क्यों होती है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि अशोक गहलोत को दिक्कत क्यों होती है सचिन पायलट के नाम से जी। हमने सबने देखा था कि सचिन पायलट जी ने विद्रोह का नारा बुलंद किया था जी, लेकिन वो समहाउ सफल नहीं हो पाए थे।
क्योंकि चुनाव से पहले ऐसी आशंका थी, चुनाव जब वो युवा नेतृत्व में जीत के आए राजस्थान में बीजेपी को हरा के, तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी जी भी युवा को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने खुद ही इन लोगों को आगे बढ़ाया था। देखिए उस समय के दौर के अगर नेता देखे जाए, युवा नेता जो राहुल गांधी जी के समकक्ष थे, सचिन पायलट जी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा उधर महाराष्ट्र में, जितिन प्रसाद इधर यूपी में, लेकिन इन सभी को आप हाशिए पे धकेल दिए। युवा युवा तो कह रहे हो, लेकिन उसके बाद हाशिए पे धकेल दिए। जो चमचागिरी करेगा, परिवार का भक्त होगा, परिवार की चाटुकारिता में बिलीव करेगा, उसी को आप आगे बढ़ाओगे। तो ऐसे पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलाने के लिए स्ट्रेटेजी अप्रोच डिफरेंट करना चाहिए। अभी रत्नाकर जी बहुत बातें बोले बीजेपी के बारे में। देखिए हर पार्टी आरोप प्रत्यारोप करती है, ये राजनीतिक पार्टी है, अगर ये नहीं करेगी तो फिर राजनीति क्या हुआ। रत्नाकर जी को मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा कि देखिए ये तो चाहे कितना भी कह ले कि नहीं राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक है जी, अशोक गहलोत को अगर राहुल गांधी जी ही आदेश देंगे कि नहीं आप चुप रहिए, सचिन पायलट को हम वहां बना रहे हैं, तभी बात बनेगी। नहीं तो अशोक गहलोत कभी भी सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री राजस्थान का। देखिए पहले ही ये सुगबुगाहट उठी थी तो उन्होंने छोड़ दिया था कांग्रेस का अध्यक्ष पद, कहा था नहीं मैं राजस्थान का चीफ मिनिस्टर रहूंगा, अगर उसके रहते आप देते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं सचिन पायलट वहां पे नहीं बनेगा। और ये अब चली आ रही है, तो वो कभी भी सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे जब तक माननीय सोनिया जी या राहुल जी का आदेश ना हो कि नहीं सचिन पायलट ही बनेगा। दूसरी बात, रत्नाकर जी ने कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध कर सकते हैं और कोई स्टैंडर्ड प्रोसीडिंग नहीं है कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो वो रोड पे लेटेगा नहीं। भैया किस लिए आप विरोध कर रहे थे? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। और जब आप सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय तक उस मामले को लेके गए, आपके पास देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जी तब कांग्रेस में ही थे, आर.के. धवन, कितने बड़े बड़े वकील आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया नहीं आप लोगों को ट्रायल फेस करना पड़ेगा जी, और माँ बेटा दोनों बेल पे हैं। तो आप विरोध करिए ना, आप जहां पे विरोध करना चाहिए, बीजेपी को पार्लियामेंट में घेरना चाहिए। मॉनसून सेशन को ये हंगामे की भेंट चढ़ा दिए, ना कोई चीजों पे चर्चा किए जो देश हित की बात हो। बीजेपी अगर ध्वनि मत से बिल पारित करवा लेती है तो फिर ये रोड पे आके उसका हंगामा करते हैं। करोड़ों रुपया पार्लियामेंट में एक दिन के प्रोसीडिंग में 6 से 7 करोड़ रुपया देश के टैक्स पेयर का जाता है जी। कांग्रेस कभी भी जो 2014 के बाद, एक तो खैर वो विपक्ष बनी ही नहीं, 44 सीट 14 में आए, 19 में 50 से ऊपर का आंकड़ा पार किया थोड़ा सा। और हाँ ये यात्रा हो रहा है तो जो साउथ में है, देखिए साउथ में कौन बन के, जितने भी अगर 18 राज्यों में अभी बीजेपी एनडीए की सरकार है, बाकी के राज्यों में देखेंगे तो जो कांग्रेस से निकल के गया, ममता बनर्जी अपना बंगाल में पूरा किला अवैध कर दी है, वहां पे इनको शून्य आता है, 0 सीट आता है जी। उसके बाद आप केरला में देख लीजिए, वहां पे इनका अभी कुछ नहीं है। तमिलनाडु में तो इनका भी कुछ नहीं है अगर बीजेपी नहीं है वहां तो। आंध्र प्रदेश में देखिए जगन मोहन रेड्डी कौन थे, कांग्रेस से ही थे जी। टीआरएस उधर तेलंगाना में देख लीजिए, कर्नाटक में वही हाल है। तो आप हो कहां पे ये तो बताओ। नॉर्थ राज्यों में जहां थे, नॉर्थ के राज्यों में 3 राज्यों में आपका शासन था, उसको भी आप अपने कृत्य से आप देख रहे थे कि बीजेपी कह रही है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। आप बीजेपी को कह रहे हो नहीं ये तो झूठ बोलते हैं, हमारे किए हुए काम में ये फीता काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज जो देश का माहौल है, आज जो देश में डेवलपमेंट की बहार चल रही है, या इंटरनेशनल लेवल पे जो देश का नाम इतना अच्छा आ रहा है, वो बीजेपी 14 के बाद ही आ रहा है।
दूसरी बात एक इन्होंने ये भी कहा था कि 14 मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे हिंदू तो 2014 के बाद जागा है, चलिए उससे पहले तो उसको हाशिए पे धकेले हुए थे। पाठक जी वापस आएंगे। नहीं 10 सेकंड और जी जी दीजिए। जी। माननीय मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि भारत के जो खनिज है और जितने भी है उस पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी मुसलमानों का हक है। भाई किस हिसाब से हक है भाई, आप ये तो बता दिए। जाते जाते उन्होंने चलिए पाठक जी, पाठक जी संपत्ति वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। पाठक जी, और ये जो लैंड जिहाद सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड ये कांग्रेस ने ही दिया है। ये सब 1995 में वक्फ बोर्ड का गठन करके, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री गठन करके, उसके बाद धोखे से सेकुलर शब्द संविधान में लगा के केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। चलिए पाठक जी वापस आएंगे। रत्नाकर सिंह जी आपसे सवाल रहेगा, अभी अगर परिवारवाद की बात होती तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन आप इससे अनभिज्ञ क्यों रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कमान थी वो प्रियंका गांधी को दी गई थी, कि प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके बाद जब वहाँ पर सीटें कम मिली, ना के बराबर सीटें मिली, समझ लीजिए आपको मिली ही कहाँ आपको, लेकिन उसके बाद आपने एक इसको उठाया, अजय कुमार लल्लू पे एक्शन लिया आपने, लेकिन प्रियंका गांधी से कुछ भी सवाल नहीं किया गया। अजय कुमार लल्लू वही अजय कुमार लल्लू जिन्होंने पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, पुलिस के डंडे तक खाए उन्होंने, लेकिन उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। ऐसा आपकी पार्टी में जब किया जाता है, उसके बाद अगर बीजेपी आरोप लगाती है आपके ऊपर कि पार्टी में सिर्फ परिवारवाद चलता है, तो आपको बुरा क्यों लगता है इस बात से? संदीप जी देखिए जी, जब चुनाव खत्म होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे सभी पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा लिया गया था, सिर्फ अजय कुमार लल्लू जी से नहीं लिया गया था। अजय कुमार लल्लू जी ने वो अजय कुमार लल्लू जी से बात तो पूरी कर लेता हूँ मैं, आपका बात समझ गया। अजय कुमार लल्लू जी से इस्तीफा लिया गया था, लेकिन उनको इस्तीफा लेने के बाद उनको एक महत्वपूर्ण कमेटी में जगह मिली जिसका नाम होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वह कमेटी होती है जो कांग्रेस पार्टी के रणनीति में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका वह व्यक्ति अपना होती है, उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस कमेटी में उनको जगह मिली, तो कहीं अध्यक्ष पद से ज्यादा महत्वपूर्ण वो कमेटी में उनको जगह दिया गया। रही बात देखिए ये अभी सर्वेश्वर जी जो कह रहे थे जी, ये मैं तो पहले से इनसे यही गुजारिश करूंगा कि ये पहले निष्पक्षता वाली बात कहें जी। अभी इन्होंने जो कहा उसमें 90% बात उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने में किया, और वो भी वह बात कहा उन्होंने जो झूठ की तरफ फैला रहे हैं ये पूरी तरह से। क्या झूठ फैला रहा हूं रत्नाकर जी बताइए? आगे वही बोल रहा हूं, झूठ फैला रहे हैं आप ना, वही बोल रहा हूं। ये कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की जमीन पे अधिकार जो है मुसलमानों का पहला होना चाहिए। जमीन पे नहीं बोला, देश की संसाधन खनिज संपदा पे अधिकार माइनॉरिटी का पहला हक है। निकाल के आप भी गूगल सर्च करिए, पूरे मीडिया का है, मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। अरे तो सुन तो लीजिए है भाई साहब। चलिए पाठक सुन लीजिए एक बार, बोलिए बोलिए जी। देश के संसाधनों पे अधिकार जो है पहला मुसलमानों का है जी। भाई साहब आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिएगा, मुझे कभी भी दिखा दीजिए, हम लोग तो चैनल बैठते रहते हैं। मनमोहन सिंह ने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का अधिकार, आप जा करके पूरा स्टडी करिएगा और तब मेरे से बात करिएगा। उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहले अधिकार दलितों का, शोषित का, वंचित का, पिछड़ों का है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का है। अगर ये निकाल के दिखा देंगे कि मुसलमानों का है तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। चलिए भटनागर जी जवाब देंगे आपसे, जवाब देंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे ही है, दूसरे झूठ फैलाने वाले ये विश्लेषक वो लोग भी आकर के कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ फैलाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार राहुल गांधी के यात्रा में एक लड़की जो है वो उसका फोटो लगा करके भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है कि ये वही लड़की है जिसने कहा था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो ये झूठ फैलाने वाली फैक्ट्री बन गई है भारतीय जनता पार्टी। आज ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हर वो अस्त्र शस्त्र अपना रही है जिससे कि कांग्रेस पार्टी का एक परसेप्शन बन जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है एक जो है भ्रष्ट पार्टी है। अरे आप बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पे है। आप आरोप लगाने को तो किस पे भी FIR कर सकते हैं। आपने आरोप सिद्ध किया क्या? आज अगर आरोप सिद्ध हुआ होता तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी
ये जो जेल में इसकी जनता के 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे आपको। ये क्या बात कर रहे हैं? उन्हें नहीं देंगे। रत्नाकर जी, मैं आपके झूठ का पर्दाफाश अभी करूंगा। मैं आपके झूठ का पर्दाफाश, आपने बोला है ना, और ये भी बता रहा हूँ कि ये बीबीसी ने किया है। अरे अभी बोल रहा हूँ, डेट भी बोल रहा हूँ कि किस डेट को, किस साल को मनमोहन सिंह ने बोला है। ये बोला है अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और ये किस भाषण में बोला है? एनडीसी भाषण में, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन आता है? इतने बड़े ज्ञानी हैं आप, बैठे हैं यहाँ पे, जरा मुझे बताइए अल्पसंख्यक में कौन आता है? आप लोग झूठ मूठ का एक भ्रम फैला के रखे हैं पूरे देश में कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति करती है। आप अल्पसंख्यक का क्या मतलब है जरा बता दीजिए, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। संदीप जी जरा इनसे अल्पसंख्यक का जरा मीनिंग पूछे कि क्या होता है। आप उसको किस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ कर उसको ला के रखते हैं लोगों के सामने और एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। चलिए रत्नाकर जी सुनिए, अपीचमेंट की राजनीति नहीं करती है तो क्या करती है? वक्फ बोर्ड का गठन, माइनॉरिटी का। देखिए मुझे पूरी बात कहने का मौका दीजिए प्लीज। हिंदू मिनिस्ट्री होता। चलिए पाठक जी, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए पहले। इस तरह से बीच में अगर कोई आके बोलता है, बीच में कोई आगे बोलता है तो मैं निश्चित रूप से अगला डिबेट में नहीं बैठूंगा। सर हमने तो पाठक जी बातों को अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहा। जो नहीं, बात रखिए अपनी, बात रखिए अपनी। उस बातों का क्लैरिफिकेशन तो चाहिए ना। बात रखिए रत्नाकर जी। जो बातें ये झूठ फैला रहे हैं उस बातों का मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। अब एक और झूठ इन्होंने कहा है, एक और झूठ कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जरा शांति से सुन लीजिएगा, फिर आपके बोलिए सुन रहे हैं। ठीक है जी। ये कह रहा है कि आज देश जो है ये विकास कर रहा है। आज विदेशों में डंका बज रहा है। भाई साहब, विदेशों में डंका जो है ना वो अडानी का बज रहा है, भारत देश के नागरिकों का नहीं बज रहा है। ये ध्यान रखिए। आज अगर भारत देश के नागरिकों का डंका बजता तो महंगाई जो है ना सर्वाधिक नहीं होती। आज महंगाई जो है, आज एक आम आदमी से पूछ लीजिए, 2 जून की रोटी को कमाने के लिए उसको दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आज बेरोजगारी आजादी से लेके अभी तक चरम पे नहीं होता। आप ये झूठ फैला रहे हैं। आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से आज देश में जो है ग्लोबल 100 इंडेक्स का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 116 देशों की भूखमरी के लिस्ट में भारत 101वां स्थान पर है। और आप ढिढोरा पीटते हैं कि भारत जो है वो डंका बजा रहा है विदेशों में। अरे डंका तो अडानी का बजवा रहे हैं मोदी जी। रत्नाकर जी, बात होगी आपकी जी, बात पूरी हो गई। और दूसरी बात और जी, दंगा ये कह रहे हैं भारत जो ढिढोरा पीट रहे हैं, अभी जो डंका बज रहा है ना, वो नुपुर शर्मा ने जो दंगा जो भड़काने का काम किया, मुसलमानों को, नबी को बदनाम करने का काम किया, ओआईसी जैसे 57 देशों का समूह जो है भारत देश को क्रिटिसाइज करता है, तो विदेशों में डंका भारत का बज रहा है कि नहीं बज रहा है ये आप लोग सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं। देश में बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे। आज जो है किसानों का आज दोगुना करने की बात कर रहे थे, किसानों की आय आंकड़ा उठाकर चलिए रत्नाकर जी जवाब लेते हैं पहले भटनागर से। भटनागर जी इनकी झूठ बहुत हो गई, पहले आप दूसरे को समय दो। जी बिल्कुल, भटनागर जी आप जवाब दीजिए पहले बातों का इनकी। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं इस समय अब ये होपलेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी बौखलाए तो आप लोग हुए हैं। सुन लीजिए, झूठ पे झूठ। रत्नाकर जी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए रत्नाकर जी, आप भी सुन लीजिए एक बार। रत्नाकर जी, इस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार में 4.5 लाख किसान ट्रैक्टर खरीद चुके हैं अपने खेती के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बता देता हूँ आपको मैं जी। अब वो लोन से खरीदे, नगद जैसे खरीदे, नगद खरीदा, तो मैं बता देता हूँ उसी चीज। आपने जो अभी झूठ बोला, जो आप लोगों ने ये एक प्रोपेगेंडा ले रखा है कि झूठ इतने बोलते हो, झूठ। जिस हाईवे चलते हो ना वो झूठ है ना। जिन लोगों को टॉयलेट मिले वो झूठ है ना। जिनको आपने कभी आजादी के बाद छत नहीं दी ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मर गए, सपुर्दे खाक हो गए, उनको छत, तो आप छत कहीं तो आप रुकिए ना। जो बहन बेटियों के साथ होता था वो बेचारे खुले खेत में जाती थी, उनके लिए टॉयलेट दिया कि सरकारी गलती थी। आपने तो घर घर पानी भी नहीं दिया, जो नदियों का देश होने के बावजूद भी। अरे इस सरकार ने करीब 10 लाख गांवों को वो दिया, सब पानी शुद्ध पे दिया है। अरे सोलर पैनल, सोलर ऊर्जा के बारे में क्रांति में देश 3रे-4थे नंबर पे है। आप कहां सो रहे हैं आप?
आप तो केवल न्यूयॉर्क टाइम्स जाते हैं केवल भाषण देने के लिए, आप प्रैक्टिकल बातों में नहीं आते। आप मतलब कहाँ झूठ बोलेंगे आप? आपने जो भारत जोड़ो अभियान चलाया, क्या आपके किसी गाड़ी पे या किसी के हाथ में अब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो नजर आया? इसने भारत को जोड़ने के लिए संघर्ष और परिश्रम करा। यहाँ बैठ के आप उपदेश दे रहे हैं। आपने देश को केवल एक ऑल इंडिया मेडिकल दिया दिल्ली के अंदर, उसके बाद दूसरा कहीं दिया तो बता दीजिए आप। 14 ऑल इंडिया मेडिकल बना के दिए, और वो हाईवे बनाया जो अपनी सरकार ने फ्री रिबन काटा और अपनी सरकार में उसका चला के दिखाया। कोई रोहिलखंड है जहां हर वर्ष आपदा आती थी, किसान फांसी लगा लेता, पानी से जमीन तक सूख जाती थी। आप बैठे हैं, मीडिया सुन रहा, पूरा देश सुन रहा है, क्या वहां अब दोबारा कभी सुनने में आई? पाठक जी आ रहे, वापस आएंगे आपके पाठक जी, वहां पे सूखा पड़ रहा है। आप देश की विकास की बात कभी नहीं करते। आप भूल गए, आप जब आतंकवादी को फांसी होनी तो रात को कौन गया था सुप्रीम कोर्ट जज के पास जमानत के लिए, रुकवाने के लिए? यहाँ बैठ के उपदेश दे रहे हैं आप। क्या नाम बताऊं कौन कौन? चलिए भटनागर जी हम मुद्दे से काफी डाइवर्ट हो चुके हैं, हम जवाब देते हैं सर्वेश्वर पाठक से। पाठक जी आप खत्म कर रहा हूँ जी जी औकात बता दूं, लास्ट खत्म कर रहा हूँ जी। हरियाणा में अभी विपक्षियों ने अभी मीटिंग करी, बेचारों को निमंत्रण तक नहीं भेजा जी। अपना देख रहे प्रधानमंत्री बनने का, ये इनकी औकात है। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी आपसे विश्लेषण चाहेंगे, क्योंकि रत्नाकर सिंह जी आप पे आरोप लगा देते हैं कि आप बीजेपी की तरफदारी करते हैं, इसलिए मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि जो कांग्रेस में इस समय चल रहा है, तो कांग्रेस को किस हद तक तैयारी करनी चाहिए ताकि सत्ता में काबिज हो सके 2024 में? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए उनको? विश्लेषण चाहेंगे आपसे। देखिए संदीप जी, कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जो कहते हैं ना ढाल या बाढ़ होता है जी, उसके पास जवाब नहीं होता है तो सामने वाले से ये आरोप प्रत्यारोप करा देंगे कि ये बीजेपी के बी टीम है। ओवैसी को कह देते हैं बी टीम है, उसके बाद पीएफआई को भी ये बीजेपी की बी टीम है। इनको आईना मैं दिखाता हूं। माननीय रत्नाकर जी, आप जो झूठ फैला रहे हो इस नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, मनमोहन सिंह जी ने कब कहा और किस भाषण में बोला वो भी बता रहा हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की वो था, बैठक था, जिसमें राष्ट्रीय विकास परिषद ने बुलाया था, और उसमें हमारे तब के प्रधानमंत्री जी माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और मैं कोट करता हूं उनका, जो उन्होंने कहा था कि समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों, रत्नाकर जी ये बात समझिए आप, हाँ विशेषकर मुसलमानों। चलिए पाठक जी वक्त की कमी है, पाठक जी आपको रोकना चाहेंगे। पाठक जी आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है। पाठक जी जरूरत है, पाठक जी समय की कमी, आपको रोकना चाहेंगे सर्वेश्वर पाठक जी। ये वोट नहीं होगा ना मनमोहन सिंह का ये भाषण। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। साथ ही रत्नाकर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रदीप भटनागर जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जो चिंताएं थी वो तो चल ही रही। साथ ही राजस्थान में अब मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर भी कवायद शुरू हो गई कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होगा कौन होगा। हालांकि पायलट का नाम सामने आ रहा है, लेकिन देखना होगा क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।